गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 14 जिसका नाम है पानी के जहाज की आत्म कथा, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि पानी का जो जहाज है वो जल परिवहन यातायात का एक सस्ता और सुगम साधन है और ये यातायात के साधनों में सबसे पुराना साधन है और सबसे टिकाऊ भी साधन है और इसकी जो अहमियत है आज भी बनी हुई है, यानी आज भी इसका बहुत महत्व है। तो और समुद्र तट पर स्थित कई जो देशों का कारोबार होता है वो इसी जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा होता है और जितने भी भारी माल हैं वो जहाज के ही द्वारा एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं। तो आइए हम लोग उसके आगे का पढ़ते हैं पार्ट 2। उसमें क्या है, कल हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था कि वो बता रहा था जहाज की करीब 500 मीटर बहुत लंबी लोहे की एक चेन लिपटी है। इसी के सिरे पर मेरा लंगर बंधा हुआ है। मतलब जब उसका लंगर जो था, उसने लंगर को बांधने की बात बताई थी कि लंगर को कैसे बांधा है, तो 500 मीटर की लंबी मोटी लोहे की चेन थी जिससे कि लंगर को बांधा हुआ था। तो चलिए उसके आगे जो पढ़ते हैं कि उनकी क्या है। मेरे तल पर 35 कमरे, क्रू, स्टाफ क्वार्टर और एक पेंट्री है। कारण उनका जो तल है यानी कि जो नीचे उनका गोडाउन था उसमें 35 कमरे थे, नीचे मतलब जहाँ पर लोग बैठते हैं, और क्रू जो उनका स्टाफ मेंबर होते हैं उनके रहने का रूम, और स्टाफ क्वार्टर और एक पेंट्री मतलब होता है जहाँ पे खाना वाना बनता है, रसोई का। तो जहाज के अगले भाग में एक भव्य कंट्रोल रूम है। जहाज के आगे एक कंट्रोल रूम है जहाँ से कप्तान न केवल मुझे मेरे गंतव्य तक ले जाता है वरन जहाज के प्रत्येक क्रियाकलाप पर नज़र बनाए रखता है। वहाँ से कप्तान जो है उसको जहाँ पे उसको जाना होता है, गंतव्य का अर्थ होता है मंजिल, जिस मंजिल पर जहाज को जाना होता है वहाँ तक ले जाता है और वहाँ से हर चीज़ की निगरानी जो कैप्टन वहाँ से रखता है। मेरे निर्माण के अंतिम चरण में मुझे आकर्षक रंगों से पेंट किया गया। आप बता रहे हैं कि जब उसका निर्माण हुआ तो जब पूरा बनकर के तैयार हो गया तो आखिरी में मतलब सबसे अंतिम जो चरण में यानी कि आखिरी में उसे आकर्षक रंगों से पेंट करा गया तथा मेरे ऊपर मेरा नाम गरुण अंकित किया गया। बता रहा है कि पेंट करने के बाद उसके ऊपर गरुण लिखा गया। गरुण मतलब जहाज का नाम रखा गया। फिर वो बता रहा है कि मैं सभी आधुनिक संचार सुविधाओं से सुसज्जित हूँ। आधुनिक मतलब कि जो भी आजकल के जो मॉडर्न जो भी संचार के जो सुविधाएं हैं उनसे सुसज्जित हूँ। मुझ में यात्रा कर रहे यात्रीगण न केवल मोबाइल बल्कि इंटरनेट की सुविधा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये सब इंटरनेट या मोबाइल ये सभी हमारी आधुनिक संचार की सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। तो वही वो बता रहा है कि मुझ में यात्रा करने वाले जो यात्रीगण हैं न केवल मोबाइल बल्कि इंटरनेट की सुविधा का प्रयोग भी कर सकते हैं। मुझे याद है कि वह सुबह जब चारों तरफ चमकीली धूप झिलमिला रही थी तब पहली बार मुझे खिसकाकर समुद्र में उतारा गया। कि जब उसे बता रहा है कि जब सुबह जो है धूप खूब तेज निकली हुई थी, झिलमिला रही थी, तब पहली बार मुझे खिसकाकर समुद्र में उतारा गया। जब पहली बार वो समुद्र में उतरा उसका वर्णन वो बता रहा है। समुद्र की चंचल लहरों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया, किंतु यकायक मतलब किंतु अचानक अपने आप को समुद्र के खारे पानी में पाकर और उसकी अनंत गहराइयों के बारे में सोचकर मैं थोड़ा घबरा गया। बता रहा है कि जब वो पानी में उतरा तो चूँकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो वही बता रहा है कि समुद्र के खारे पानी में अपने आप को पा करके, और चूँकि समुद्र बहुत गहरा होता है, उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि अनंत गहराइयों के बारे में सोच करके वो थोड़ा घबरा गया। तभी कप्तान ने इंजन चालू किया जिसकी घड़घड़ाती आवाज़ ने मुझे साहस दिया और यकायक मैं सागर के सीने को चीरता हुआ लहरों में
पैदा हुए सफ़ेद झागों को लांघता हुआ गरिमा के साथ अपनी पहली यात्रा और आगे बढ़ चला। बता रहे हैं कि तभी जब ये सोच रहे थे तभी कप्तान ने इंजन जो चलाया, इंजन से थोड़ा साहस आया कि हाँ अब बिल्कुल एकदम चल देना है, और सागर के मतलब सीने को चीरता मतलब पानी को पीछे ढकेलता हुआ और जहाज आगे बढ़ गया। तो ये बता रहे हैं कि लहरों से कि पानी के सागर के सीने को चीरता हुआ लहरों से पैदा हुई सफ़ेद झागों को लांघता हुआ पानी में सफ़ेद झाग उड़ते रहते हैं, क्योंकि नमकीन पानी होता है तो उसमें सफ़ेद झाग उड़ता रहता है। उसी के बारे में बता रहे हैं कि सफ़ेद झागों को लांघता हुआ गरिमा के साथ अपनी पहली यात्रा पर आगे बढ़ चला। मुझे मेरे पहले गंतव्य पर 10 दिन की समुद्री यात्रा करके पहुंचना था। 10 दिन का मतलब ये समय था कि 10 दिन में इनको वहाँ तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। गंतव्य का मतलब बताया था मंजिल, जहाँ पे उन्हें उतरना है, जहाँ पर उस जहाज को जाना था। तो आगे क्या बता रहे हैं, लेकिन आज भी उस यात्रा को याद करके मैं रोमांचित हो उठता हूँ। मेरे ऊपर लगभग 150 लोग सवार थे। वो बता रहा है कि उस यात्रा को याद करके उसको मतलब बहुत रोमांच का अनुभव होता है, यानी बहुत अच्छा लगता है, आनंद का अनुभव होता है। और उसके ऊपर उस समय मतलब उस जहाज पर यात्री 150 थे, 150 लोग सवार थे, और नए जहाज में यात्रा करने का जोश उनकी हर गतिविधि से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। तो जो यात्री थे उसमें जो बैठे हुए लोग थे 150, उन्हें भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था, वो नए जहाज में बैठे हैं। वही वो बता रहा है कि जो नए जहाज में यात्रा करने का जो जोश था उनकी हर गतिविधि से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे मैं किनारों से दूर होने लगा। थोड़े समय बाद पेड़, जमीन सभी दृष्टि से ओझल हो गए। मतलब बता रहे कि धीमे धीमे वो तट से आगे बढ़ा। जब तट से आगे बढ़ा जहाज तो पेड़, जमीन ये सभी धीमे धीमे ओझल हो गए, मतलब कि दिखाई पड़ने बंद हो गए, क्योंकि वो बीच पानी में पहुंच चुका था। और चारों ओर दूर दूर तक अगर कुछ था तो केवल गहरा नीला पानी। तभी कुछ समुद्री पक्षी चहचहाते हुए मेरे ऊपर आकर के बैठे। जैसे ही वो जहाज तट से आगे जाकर के बीच समुद्र में पहुंचता है, तब वहाँ का वर्णन करते हुए जहाज अपने बारे में बता रहा है कि कुछ समुद्री पक्षी जो कि पानी के बीच में वहाँ पर रहते थे, वो उसके जहाज के ऊपर आकर के बैठे। जैसे वे मेरा उत्साह बढ़ा रहे हों कि इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। तो बता रहे हैं कि जैसे वो आकर के ये बोल रहे हो कि तुम अकेले तुम नहीं हो इस समुद्र के बीच में, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मतलब वो पंछी बता रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। उन्हें देखकर मुझ पर सवार बच्चों को विशेष रोमांच हुआ। जब जहाज में बैठे बच्चों ने उन्हें देखा तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा पंछियों को देख करके कि पानी के बीचों बीच और ये पक्षी, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। यह दृश्य अत्यंत ही मनोहारी था। ये जो दृश्य था, यानी जो पक्षी आकर के उस पर बैठे थे, ये जो सीन थी वो बहुत ही सुंदर थी, मन को हरने वाली, अर्थात आकर्षक, मनोहर। तो मनोहारी थी मतलब बहुत ही मन को अच्छी लगने वाली। अगली सुबह डेक के ऊपर अचानक लगभग सभी यात्री इकट्ठा हो गए। अगली सुबह मतलब अगले दिन का बता रहा है कि डेक के ऊपर अचानक सभी यात्री इकट्ठा हो गए। उनकी उत्सुकता और आनंद का कारण मुझे तब समझ में आया जब मैंने देखा कि 15 से 20 डॉल्फिन मछलियों का समूह अजब गजब करतब करते हुए जहाज के साथ चल रहा था। जहाज बता रहा है कि सवेरे उसने देखा कि डेक के ऊपर अचानक बहुत सारी यात्री इकट्ठा हो गए। तो क्यों इकट्ठा हुए और वो इतने उत्सुक थे किस बात के लिए, तो उसको समझ में पहले नहीं आ रहा था। फिर उसने बताया है कि तब उसने देखा कि जहाज के ही आगे डॉल्फिन मछलियों का जो समूह था वो ऊपर नीचे करते हुए पानी में अटखेलियाँ जो करते हुए आगे आगे जा रहा था। तो ऐसा लगता था मानो वो मुझसे आगे निकलने की होड़ लगा रही हैं। तो वो बता रहा है कि ऐसा उनको देख करके इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि वो आपस में मुझसे प्रतियोगिता में लगी हुई हैं कि मैं आगे निकलूंगी या ये जहाज पानी का। तो इसलिए और सभी लोग जो यात्री थे वो डॉल्फिन मछलियों को देखने के लिए ऊपर
उसकी जहाज़ के ऊपर जो डेक होती छत होती है उस पर आ गए थे और उसको देख करके बहुत बहुत वो आनंद का अनुभव कर रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था। बता रहे कि इस यात्रा में मैंने पहली बार पाया कि ऊपर से कभी शांत तो कभी उग्र दिखने वाला समुद्र अपने भीतर अगणित जीवन समाये हुए है। कह रहे कि पहली बार उस यात्रा में उन्होंने देखा कि ऊपर से समुद्र इतना शांत दिखता है, लेकिन इसके भीतर समुद्र के अंदर कितने अगणित मतलब अनगिनत जिसकी गिनती नहीं है, कितने जीवन समाये हुए हैं। क्योंकि समुद्र में, सागर में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं और ना जाने कितने सारे पेड़ पौधे रहते हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो ऊपर से तो एकदम शांत दिखता है, लगता है पानी है इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारे पेड़ पौधे, जली और जल में रहने वाले जीव जंतु सब। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि अपने अंदर वो ना जाने कितने जीवन समाये हुए हैं। समुद्र के अंदर लाखों जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ एक अलग ही जादू से भरे रंग बिरंगे संसार को समेटे हुए हैं। जहाँ बता रहा है कि समुद्र के अंदर जो लाखों जीव जंतु हैं और जो वनस्पतियाँ हैं वो जादू से भरे हुए अनेक रंग बिरंगे संसार को समेटे हुए, मतलब अनेक तरह के रंग बिरंगी मछलियाँ, कई तरह के अलग अलग डिजाइन के अलग अलग रंग के पेड़ पौधे या कई जीव जंतु उसके अंदर जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वो जादू से भरे हुए, मतलब बहुत ही उनके बारे में मैं जैसे कहते हैं कि पता लगाना मुश्किल है कि कौन क्या है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जादू से भरे हुए। अब मुझे पानी से चलते हुए लगभग 1 सप्ताह बीत चुका। मतलब जहाँ से वो जहाज जो है उसका चलना शुरू हुआ था वहाँ से बता रहे हैं कि 1 हफ्ता बीत चुका। तो मुझमें सवार यात्री चारों तरफ पानी ही पानी देखकर उगता चुके थे। वे जहाज को पानी में उतरे हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। 1 हफ्ते से सारे जो यात्री थे वे केवल चारों ओर पानी ही पानी देख रहे थे। तो 1 सप्ताह के बाद जैसे ही समुद्र के बीच एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा आया, सभी यात्री उसे इस तरह अचंभित होकर देखने लगे मानो उन्होंने धरती पहले कभी ना देखी हो। 7 दिनों से लगातार चारों तरफ पानी पानी देखते हुए 7 दिनों के बाद जब एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा पानी के बीच में उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बहुत वो अचंभित हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि जैसे कभी ज़मीन देखी नहीं हो, क्योंकि इतने दिनों से पानी के ही अंदर थे। तो एक ही चीज़ को देखते देखते आदमी उब जाता है। तो उसी तरह से जो यात्री थे वो भी पानी पानी, चारों तरफ पानी पानी, ना कोई पेड़ ना कोई पौधा ना कोई इंसान, अगल बगल कुछ भी नहीं। तो वो उब चुके थे। तो जब उन्होंने देखा रहे ज़मीन तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगा, वे आश्चर्यचकित हो गए। तभी बता रहे हैं कि 10 दिन के बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा। 10 दिन की यात्रा करने के बाद वो जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। 10 दिन की यात्रा के बाद वो जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो 10 दिन के बाद जहाज की यात्रा समाप्त हुई। तो उसने बताया है कि 10 दिन के बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा और मेरी पहली यात्रा समाप्त हुई। और आज अनेक यात्राएं करने के पश्चात मैं सोचता हूँ कि पानी का जहाज केवल यातायात का साधन ही नहीं है, वरन समुद्री यात्राएं मनुष्य को यह याद दिलाती हैं कि प्रकृति विशाल है, इसके अनेक रूप हैं, यह निर्मल और सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रकृति हमें हजारों लाखों वस्तुएं प्रदान करती है जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इसलिए यह हमारा पुनीत कर्तव्य है। पुनीत का मतलब होता है पवित्र कर्तव्य, यानी कि सबसे पहला परम कर्तव्य है कि हम प्रकृति के हर रूप की रक्षा करें, मतलब अपनी प्रकृति को हर तरह से बचाएं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पानी में रहने वाले जीव जंतु हों, चाहे हमारी वनस्पतियाँ हों, ठीक है। तो उसको बचाएं और भावी पीढ़ी को भी यह मौका दें कि वे भी प्रकृति के इस अनुपम छटा को देख करके आनंद विभोर हो सकें। तो आनंद विभोर का मतलब होता है कि बहुत आनंद से भर जाना, मतलब खुश होना, आनंद मगन हो जाना। तो प्रकृति को देख करके अच्छा लगता है ना, हरियाली अपने आसपास देखें, नदी देखें, समुद्र देखें, तो इन सब चीज़ों को देख करके मन बहुत अच्छा लगता है ना। समुद्र में अगर हम मछलियों को जो देखते हैं
डॉल्फिन जब इधर से उधर आती हैं, जाती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो उनको देखना कितना अच्छा लगता है और मन को खुशी प्रदान जो करता है। तो जहाज़ ने इन सब चीज़ों को देखा था, तो उसी के बारे में जहाज़ बता रहा है कि मतलब जो यात्राएं हैं वो हमें यह भी बताती हैं कि हम इन सब अपनी प्रकृति की रक्षा करें और अपने आने वाली पीढ़ी को के लिए इसको बचा करके रखें, ताकि वो भी इस अनुपम छटा को देख सकें, ये अनुपम जो इतना सुंदर जो दृश्य है उसको वो भी देख सकें और खुश हो सकें। तो यहाँ पर इस पाठ में पानी के जहाज ने अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से ये बताया है कि हमें भी निरंतर चलना की हमें सीख दी है कि इंसान का जीवन भी निरंतर जो चलता रहता है और उसके साथ साथ हमें अपनी प्रकृति की देखभाल भी करनी है और उसको संजो करके आने वाली पीढ़ी के लिए बचा करके रखना भी है, क्योंकि जल का जीवन में बहुत महत्व है। जल के बिना तो आगे जाके जीवन संभव है ही नहीं। तो इसलिए ये इस पाठ को आप लोग जो है एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर PDF बना करके और मेरे पास भेज दीजिएगा। ओके, बाय।